प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 की बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर का अंतिम 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब आज जो टॉपिक है वो है फल का विकास। तो जैसे आपको पूर्व में बताया था कि जब आवृतबीजी पादपों में निषेचन हो जाता है, उसके पश्चात उसके बाह्य दलपुंज जड़ जाते हैं, पुंकेसर जड़ जाते हैं, जायांका वर्तिकाग्र भी जड़ जाते हैं। अंदर जो बीजांड था उससे बीज और अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय की भित्ति को फल भित्ति या पेरिकार्प कहेंगे। फल भित्ति के लिए नाम आएगा पेरिकार्प। अंडाशय की भित्ति को फल भित्ति कहने लग जाएंगे, उसके लिए नाम आएगा पेरिकार्प। ठीक है। अब जो अंडाशय से जो विकसित होता है उसी को फल कहते हैं, वही वास्तविक फल है। तो 2 शब्द आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, एक आ रहा है ट्रू फ्रूट वास्तविक फल, और एक आ रहा है फॉल्स फ्रूट या आभासी फल, मिथ्या फल। तो वास्तविक फल उसको कहेंगे जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अंडाशय से विकसित हुआ है। अंडाशय से बनने वाला फल, अंडाशय से विकसित हुआ फल वास्तविक फल कहलाता है। और फॉल्स फ्रूट या आभासी फल या सूडोकार्प, ऐसे फल को कहेंगे जिसका विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से भी हुआ है, किसी अन्य भाग से हुआ है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, ये देखो, इन सम प्लांट्स, इस ट्रू फ्रूट के बाद में वाला पोर्शन हम लोग देते हैं यहाँ से, इन सम प्लांट्स फ्रूट इज फॉर्म्ड नॉट ओनली फ्रॉम द ओवरी, यानी अंडाशय से तो होगा ही, बल्कि उसके विकास में अन्य भाग का भी योगदान होगा। But with this, if fruit is formed by calyx, corolla और thalamus, इन बाई दलपुंज या पुष्पासन से होता है, तो उनको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। हम ये कहेंगे अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले फल आभासी फल कहलाते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण है सेब है। ठीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो है सेब। इसके अलावा आपको और दिखाते हैं, देखो ये 3 इसमें दिख रहे हैं आपको, ये नाशपाती और ये सेब के ही समान है। ये अंजीर दिख रहा है और ये स्ट्रॉबेरी दिख रही है। तो ये भी आभासी फल के अंदर है। स्ट्रॉबेरी का जो खाने योग्य वाला भाग है उसको एकीन बोलते हैं, और ये अंडाशय वाला पोर्शन यदि आप देखें स्ट्रॉबेरी में तो ये है, कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये भाग अंडाशय से बना है, जबकि ये भाग अंडाशय के अतिरिक्त बना है। ऐसे ही आप सेब का चित्र आपको पता ही है, सेब फिर भी आपको NCERT वाली बुक से दिखाते हैं। ये देखो, ये सेब है, इसमें ये जो बाहर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग खाते हैं वो विकसित हुआ है पुष्पासन से, थैलेमस यानी पुष्पासन। और जब हम लोग सेब को काटते हैं तो काट कर इस भाग को काट कर अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं, खाते हैं सिर्फ ये बार वाला पोर्शन है पुष्पासन। ये जिसको काट कर फेंक देते हैं वो अंडाशय से विकसित हुआ था फल, अंडाशय से विकसित हुआ था। ठीक है। ये अब एक शब्द और आता है पार्थेनोकार्पी। ये देखो तीसरा, इसको बोलते हैं अनिषेक फल, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्प यदि वाई हटा दें, पार्थेनोकार्प मतलब अनिषेक फल, बिना निषेचन के बनने वाले फल अनिषेक फल कहलाते हैं। और इनके बनने की प्रक्रिया को कहेंगे अनिषेक फलन। ठीक है, फल को तो कहेंगे पार्थेनोकार्प और इस प्रोसेस को कहेंगे पार्थेनोकार्पी। ऐसे फल जो होते हैं बिना निषेचन के ही उनका अंडाशय के अंदर बीजांड का निषेचन ही नहीं हुआ, फिर भी अंडाशय सीधा ही फल में बदल जाता है। अब चूंकि बीजांड का अंदर निषेचन ही नहीं हुआ, इसलिए बीजांड से बीज ही नहीं बनते हैं। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, बीज रहित होते हैं। कुछ में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन होता है, जैसे केला प्रसिद्ध उदाहरण इसका। इसके अलावा अंगूर में, संतरे में, नींबू में, यहाँ तक कि तरबूज में भी अनिषेक फलन, जैसे तरबूज भी बीज रहित तो हो सकते हैं,
इनको प्रेरित करवाया जाता है ऑक्सिन, जिबरेलिन आदि के द्वारा। ये चित्र आपको तरबूज का है ही, लेकिन देखो इसमें बीज नहीं दिख रहे हैं। कितना बढ़िया रहे ऐसे तरबूज अपने को भी मिले। तरबूज खाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत ही आती है बीजों की, है ना। तो ये अनिषेक फलन का उदाहरण हुआ। अब इसमें जो पादप द्वारा जो अनिषेक फलन होता है मुख्य रूप से, वो उनको प्रेरित करवाया जा सकता है। ये आपको बताया था मैंने। ऑक्सिन, जिबरेलिन जैसे पीजीआरस का यूज़ करके, पीजीआरस या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या हॉर्मोन्स कहें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहें, इसमें मुख्य रूप से ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये अगली यूनिट में इनके चैप्टर आएंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में विस्तार से मैंने, जब हमने चैप्टर शुरू किया था उसी क्षण आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में व्याख्या कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पादप, केवल आवृत बीजी नहीं, प्रत्येक पादप के जीवन चक्र में 2 परावस्थाएं होती हैं। एक परावस्था जिनमें कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। द्विगुणित परावस्था उसको कहते हैं बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद इसलिए कहते हैं, इसका काम है बीजाणु बनाना। बीजाणु आपने देखा अलैंगिक जनन से बनते हैं, इसलिए इसको अलैंगिक पीढ़ी भी कहेंगे। दूसरी पीढ़ी युग्मकोद्भिद या गैमीटोफाइट, क्योंकि गैमीट युग्मक बनाएंगे, युग्मक को संलयन करेंगे, इसलिए लैंगिक पीढ़ी है ये। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल n पाई जाती है, अगुणित होती है, इसलिए अगुणित पीढ़ी भी इसको कहते हैं। मुख्य पादप शरीर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप को निरूपित करता है। और जो युग्मकोद्भिद बनता है वो पूर्ण रूप से अल्प समय के लिए बनता है और बीजाणुद्भिद पर ही आश्रित है। ये सब बातें पूर्व में आपको पुरानी वीडियोस आप देखोगे उसमें चर्चा की जा चुकी है, इसलिए इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं करेंगे अपन चर्चा। और इसके कुछ चित्र दिखाते हैं, आरेखीय चित्र आपके नोट्स में है ही, और अलग से बना के भी मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें कुछ 1-2 और चित्र जो कि मेरे को नेट पर मिले, काफ़ी सुंदर चित्र थे, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये चित्र आपको दिखाता हूँ। पहले इस चित्र में देखें तो एक बीच में एक विभाजनकारी रेखा है, ऊपर ब्लूइश फॉर्म दिखाया गया है, नीचे पिंकिश कलर है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इस विभाजनकारी रेखा के ऊपर, वो बीजाणुद्भिद को निरूपित कर रहा है, नीचे वाला युग्मकोद्भिद को निरूपित कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें यहाँ से चलते हैं। इसके पुंकेसर से लिया है, ये परागकोश को काटा है। परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु दानियाँ दिख रही है 4-4, उसके अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ये इधर चले गए। अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उससे लघु बीजाणु बने। एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु, चारों सक्रिय, चारों अलग अलग हो गए। फिर इनके अंदर और जैसे लघु बीजाणु बने या परागकण बने, वैसे ही नर युग्मकोद्भिद प्रावस्था प्रारंभ। फिर इस नर युग्मकोद्भिद में पहले 2 कोशिकाएं, कायिक और जनन कोशिका, फिर जनन कोशिका विभाजन होकर 2 नर युग्मक बनाती हैं। ठीक है, ऐसे ही इस मादा जनांग पर चलते हैं। तो मादा जनांग की आधार्य भाग लिया है, बाहर अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये लिखा है मेगास्पोरेंजियम यानी बीजांड, और बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनेगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके फलस्वरूप इसमें भी 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे, केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु से ये संरचना बनी। ठीक है, इसमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्र के हैं, और ये परागकण परागण के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच गए हैं। वर्तिकाग्र तक पहुंचने के पश्चात इनमें परागनली का विकास हो रहा है। ठीक है, इतना आपको दिखा है। आगे साइड में देखते हैं। फिर देखो, ये परागनली का वृद्धि करती करती अंडाशय के अंदर प्रवेश कर रही है, और इस दौरान यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करेगा, जिससे युग्मनज बनेगा, ये रहा युग्मनज। दूसरा 2 ध्रुवीय केंद्र को युक्त केंद्रीय कोशिका को निषेचित करेगा, जिससे केंद्रक जो बनेगा वो त्रिगुणित होगा, उसको बोलेंगे पेन, और उस कोशिका को बोलेंगे PEC,
ठीक है। PEC से भ्रूणपोष बनेगा और जो युग्मनज था उससे बना भ्रूण। ये दोनों संरचनाएं बीज के अंदर है। बीज को अंकुरित करेंगे तो पुनः एक पौधा बनेगा। जैसे युग्मनज हुआ, ये 2 बार निषेचन हुआ और युग्मनज बना, वैसे ही बीजाणुद्वित पीढ़ी पुनः प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ऐसे अनेक चित्र आपको नेट पर मिलेंगे, आप उसका सदुपयोग कीजिए, सर्च कीजिए। एक और ऐसे चित्र दिख रहे हैं, देखो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नरजन्नांग के बारे में, ये परागकोश, ये लघु बीजाणुधानियाँ, उसके अंदर परागकण है ना, और ये मादा जन्नांग से संबंधित क्या क्या विकास हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना, ये परागण के बाद की प्रक्रिया दिखा रहा है। फिर ये यहाँ पे ध्यान से देखें तो पराग नलिका बन रही है, ये पराग नलिका विकसित हो रही है, अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर ये प्रवेश कर रही है। दोहरा निषेचन हुआ, दोहरा निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण और PEC से भ्रूणपोष। ये दोनों संरचना बीज के अंदर है, ये बीज, और बीज जब अंकुरित हुआ तो फिर से ये नया पौधा। ठीक है, ऐसे अनेक चित्र मिलेंगे आपको, देखते रहिए उसको। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक और चित्र, ऐसे बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको, तो आप देखिए, इनको अध्ययन कीजिए। अब जो अपने 4th चैप्टर की बात करते हैं, तो 4th चैप्टर में के मैं सिर्फ नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। ज़्यादा विस्तार से इस पर चर्चा जब हम लोग आमने सामने, जब कभी भी मौका मिलेगा अपने को रूबरू होने का, तब चर्चा करेंगे। मुख्य रूप में इसमें 2 ही चीज़ है। NCERT में जो 2nd चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें एक शॉर्ट 1-2 पैराग्राफ के अंदर ही इसको पूरा किया गया, जबकि यहाँ पे एक पूरा चैप्टर बनाए। 2 टॉपिक उसमें, एक एपोमिक्सिस और एक बहुभ्रूणता। एपोमिक्सिस के लिए हम ये कहेंगे कि इसमें ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। कैसे? लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज है और लैंगिक जनन के युग्मक निर्माण युग्मक संलयन होता है, जबकि एपोमिक्सिस में युग्मक संलयन नहीं होता और बिना युग्मक संलयन के ही बीज बन जाते हैं। जैसे अभी पार्थेनोकार्पी में मैंने बताया था कि उनमें अनिषेक फलन में बीजांड के अंदर निषेचन ही नहीं हुआ, इसलिए बीजांड से बीज ही नहीं बनते हैं। तो फल तो बन गया लेकिन बीज नहीं बने थे वहाँ पे। यहाँ पे निषेचन के बिना ही बीज बन जाएंगे, बिना निषेचन के बीज बनना है, की प्रक्रिया है। ठीक है। और दूसरा है बहुभ्रूणता, उसको भी शॉर्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुभ्रूणता मतलब है प्राय बीज में, प्राय के हमेशा एक बीज में एक बीज में एक ही भ्रूण मिलता है, लेकिन संतरे में, नींबू में और अन्य कई पादपों में एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। और बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। वही ल्यूवेनहॉक जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी, उसी ने बहुभ्रूणता की खोज की थी संतरे में उसने। अब लेकिन एक से अधिक भ्रूण होते तो हैं, परंतु सक्रियाशील भ्रूण एक ही होता है। यानी नींबू के बीज में एक से अधिक भ्रूण है, लेकिन क्रियाशील भ्रूण उसको कहेंगे जिससे नया पौधा बनेगा, वो एक ही बनेगा। इसका एक अपवाद है, जैसे ये वेंडा है, वेंडा एक अधिपादप है। इस वेंडा में भी बहुभ्रूणता है, लेकिन एक से अधिक भ्रूण क्रियाशील है, तभी इसके एक बीज से देखो 3 पौधे उग रहे हैं। 3 पौधे, उनके प्ररो दिख रहा है, नीचे उनका मूल तंत्र दिख रहा है। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप ये वेंडा का उदाहरण रखना है याद, कि जिसमें बहुभ्रूणता में एक से अधिक क्रियाशील भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है। और अब हम लोग सीधा ही दूसरी यूनिट जो प्लांट फिजियोलॉजी है उस पर चर्चा करेंगे, और कल से उस पर हम लोग करेंगे। ये प्लांट फिजियोलॉजी 11th NCERT, अगले इस सत्र से 11वीं में NCERT का पाठ्यक्रम पुनः शुरू हो रहा है, तो 11वीं वालों के लिए भी उपयोगी है, 12वीं के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।